देखिए न्यू चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है 10 और नाम है चैप्टर का सर्किल्स या हम कहते हैं वृत्त। अच्छा, वृत्त ऐसा नहीं है कि सब लोग परिचित नहीं है, वृत्त जानते हैं क्या होता है। प्रकार की सहायता से सभी लोग खींचना भी जानते हो। प्रकार यहाँ पे रखा और एक रेडियस लेकर के आपने घुमा दिया, सर्किल बन गया वृत्त। तो ये वृत्त जो है इसकी परिभाषा क्या कहेंगे? वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है कि इसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर रहती है। मतलब वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, वृत्त ऐसे मूव करता है, ये ऐसे घूमता है एक समतल में कि इसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा बराबर रहती है। अगर मान लो ये डिस्टेंस 5 है तो इधर भी कितनी होगी? 5 होगी, इधर भी 5 होगी, इधर भी 5 होगी, इधर भी 5 होगी। 5 हो या 6 हो, लेकिन हर समय कैसी होगी? बराबर होगी। मतलब सीधा वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है कि इसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है। ये जो निश्चित बिंदु होता है इसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो निश्चित बिंदु है इसको हम लोग क्या कहा करेंगे? वृत्त का केंद्र। और जो निश्चित दूरी है, ये जो दूरी है निश्चित, इस निश्चित दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। तो ये तो हो गई वृत्त की परिभाषा। फिर से समझ लें, वृत्त एक ऐसा पथ है कि इसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होगी। निश्चित बिंदु को हम क्या कहेंगे? केंद्र, और निश्चित दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। एक वृत्त जब भी किसी समतल में घूमता है, एक वृत्त अगर समतल में घूमता है तो इस समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है उसका एक्सटीरियर, एक होता है इंटीरियर, और एक ऐसा भाग होता है जो वृत्त पर होता है, वृत्त की परिधि। तो टोटल 3 भाग बनते हैं। इस भाग को हम क्या कहेंगे? अंतः, या इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल। ये अंतः भाग हो जाता है वृत्त का। वृत्त के अंदर अंदर जो है वो अंतः भाग, और बाहर बाहर जो है वो बाह्य भाग है। ठीक है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वृत्त पर हैं, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि एक वृत्त किसी समतल को, जिस समतल में घूमता है उस समतल को 3 भागों में बांटता है। जो अंदर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं अंतः भाग, और जो बाहर हिस्सा होता है उसे बाह्य भाग, और एक होती है वृत्त की परिधि। तो ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है संकेंद्रीय वृत्त। ये संकेंद्रीय वृत्त क्या चीज़ है? अगर हम प्रकार यहाँ पर रखें और 2 रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ करें, वहाँ जहाँ पर प्रकार रखा था वहीं रखा रहने दें, और रेडियस अपनी थोड़ी बड़ी कर लें, फिर एक बार सर्किल घुमा दें, है ना? तो ये दोनों वृत्त कहलाएंगे संकेंद्रीय वृत्त, या इंग्लिश में कहते हैं कोसेंट्रिक सर्किल्स। मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान होता है उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। याद कर लीजिए, वो वृत्त जिनका केंद्र कैसा होता है? समान होता है, उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। एक केंद्र से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो जवाब है अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। अगर हम यहीं पर सेंटर लें तो एक सर्किल ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्किल ये ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब यहाँ से इनफाइनाइट सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं जिनका सेंटर यही पॉइंट होगा। तो ये सारे वृत्त क्या कहलाएंगे? संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। परिभाषा ये बनी कि वो वृत्त जिनका केंद्र समान होता है उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। चलो देखिए, पहले समझ लीजिए। अगली जो पॉइंट है हमारी वो वृत्त का चाप, यानी आर्क ऑफ अ सर्किल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्क ऑफ अ सर्किल। एक कोई सर्किल ले लिया हमने भाई, और इस पर हमने यहां पर एक P पॉइंट लिखा, यहां पर हमने एक Q पॉइंट लिखा। ठीक है। तो ये जो PQ है इसे क्या कहेंगे? एक चाप बोलेंगे, वृत्त का चाप, आर्क ऑफ ए सर्किल, आर्क ऑफ ए सर्किल। और P से Q तक जो एक चाप की लंबाई होगी इसे कहेंगे लघु चाप। जो छोटा है उसे कहेंगे लघु चाप, और जो बड़ा है उसे क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। 2 चाप होंगे। एक होगा मेजर आर्क, माइनर आर्क। मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा। तो एक होता है लघु चाप और एक होता है दीर्घ चाप। समझ गए? वृत्त पर कोई अगर पॉइंट हमने ले लिया P और Q, तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट और ले लें तो पढ़ते बनेगा PXQ लघु चाप है, और यहाँ कहीं एक पॉइंट ले लें हम Y, तो इसे पढ़ेंगे QYP। QYP क्या है? दीर्घ चाप है। PXQ क्या है बताओ? लघु चाप है। और QYP क्या है? दीर्घ चाप है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं PXQ, ऐसे भी बना सकते हैं चाप के लिए। चाप PXQ जो है इसको हम बोला करेंगे लघु चाप। ठीक है। और QYP जो है, QYP है, इसको क्या बोलेंगे?
दीर्घ चाप बोलेंगे, जो बड़ा चाप है। अच्छा, जब अर्धवृत्त की स्थिति हो जाती तो वहां लघु और दीर्घ नहीं रहता है, वहां दोनों चाप बराबर होते हैं, वहां लघु चाप और दीर्घ चाप की बात हम नहीं करेंगे, वो सिर्फ चाप बोलेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर वो अर्धवृत्त नहीं है तो इसे बोलेंगे हम लघु चाप और इसे बोलेंगे हम दीर्घ चाप। नेक्स्ट पॉइंट है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है। क्लॉकवाइज आप जानते हो घड़ी की सुई की दिशा है ना, घड़ी में जैसे सुइयां घूमती हैं उस दिशा को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में मूव कर रहे हैं। भाई वृत्त में जब भी हम चलते हैं, कोई सर्किल हम दे दें, एक वृत्ताकार हम पथ दे दें और हम इस पर कहें आपको चलना है, तो दो तरीके होते हैं, आप ऐसे ऐसे भी चल सकते हो और ऐसे ऐसे भी चल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम घड़ी की सुइयों की दिशा में चलते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर उल्टा चलते हैं तो उसके लिए नाम होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो आपको हिंदी में ही पता होना चाहिए। अगर हम ऐसे घूमेंगे तो उसे हम कहेंगे दक्षिणावर्त। क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त। अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ये डायरेक्शन होती है दक्षिणावर्त। और अगर हम इसका उल्टा घूमें, अगर इसका उल्टा घूमें तो क्या होगा? वामावर्त। समझ में आ गया होगा? ये दक्षिणावर्त दिशा है और ये वामावर्त दिशा है। मतलब आप अगर घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमेंगे तो कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन या दक्षिणावर्त, और अगर उल्टा घूमेंगे तो कहेंगे वामावर्त दिशा। देखिए, सबसे पहले है वृत्त की जीवा क्या होती है। जैसे वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं, ये वृत्त हमने खींच लिया, और वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। हमने डेफिनेशन बोली, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, कोई भी दो बिंदु ले ले, ये जरूरी नहीं है कि ये वो दोनों बिंदु यहीं पर होना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी हो सकते हैं। सर्किल पर अगर हम कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करें और उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। समझ में आ गया होगा? और जीवा एक नहीं हो सकती, अनंत हो सकती। जैसे सर्किल हमने खींचा, इन दो पॉइंट्स को मिलाया तो ये जीवा होगी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये भी जीवा होगी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये जीवा होगी, ये भी जीवा होगी, है ना। बहुत सारी जीवाएं, वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं? अनंत जीवाएं हो सकती हैं। वृत्त पर स्थित कोई भी दो पॉइंट हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? वृत्त की जीवा, या कहेंगे कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। अच्छा, एक क्वेश्चन और, अगर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो तो उसका क्या नाम होता है? वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, क्योंकि वो केंद्र से जाएगी। सबसे बड़ी जीवा 100% कहाँ से जाएगी? केंद्र से जाएगी। और यहीं से बात होती है, अगला पॉइंट आता है अर्धवृत्त। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास की परिभाषा यही है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। या एक और बात कह सकते हैं कि केंद्र से जाने वाली जीवा, केंद्र से जाने वाली जीवाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं। देखो अभी सर्किल खींचा था, बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं, लेकिन एक जीवा ऐसी होगी, एक क्या अनंत जीवाएं ऐसी होंगी जो केंद्र से होकर जाएंगी। वो सभी जीवाएं जो केंद्र से होकर जाती उन्हें क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। केंद्र से जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है, और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इस पॉइंट से अनंत जीवाएं गुजर सकती हैं। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त के व्यास जो होते हैं वो अनंत होते हैं, उनकी लंबाई बराबर होती है। और एक बात समझ लीजिए, यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है कि वृत्त का व्यास जो है वो 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, त्रिज्या के 2 गुणे के बराबर होता है। अगर हम इसकी रेडियस r मान लें, त्रिज्या r मान लें, तो इसका जो व्यास है ना वो हो जाएगा 2r, व्यास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त भी इसी से निकल आया कि वृत्त का व्यास या केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त को 2 समान भागों में बांटती है या विभक्त करती है। प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। सेमी सर्किल, ये भी सेमी सर्किल हो गया, ये भी सेमी सर्किल हो गया, ठीक है। लिखो खंड और वृत्तखंड में अंतर। देखिए, सबसे पहले समझ लें कि सेगमेंट ऑफ अ सर्किल यानी वृत्तखंड होता क्या है। जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त हमने खींच लिया, और अभी हमने इससे जस्ट पहले जीवा के बारे में बात की थी कि वृत्त पर की परिधि पर कोई 2 पॉइंट ले लें, उनको मिला दें, तो वृत्त की परिधि पर कोई भी 2 बिंदु ले लें, उनको मिला दें तो जीवा मिलती है। और जैसे ही हम एक जीवा इसमें खींचते हैं तो वृत्त के 2 खंड हो जाते हैं। उसके नाम में लिखा वृत्तखंड। जैसे ही जीवा हमने खींची,
वृत्त के खंड हो गए, खंड माने टुकड़े हो गए। जैसे ही जीवा हमने खींची वृत्त पर, वृत्त के 2 खंड हो गए, तो उनको हम कहते हैं वृत्तखंड। एक नीचे वृत्तखंड हुआ, एक ऊपर हुआ। अच्छा, इसको हम लोग कहेंगे लघु वृत्तखंड। जो छोटा होगा, सीधी सी बात है, उसको कहा जाएगा लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा होगा उसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, या माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, ये माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। अच्छा, अगर ये अर्धवृत्त होता तो वहां पर वृत्तखंड तो हुए, अर्धवृत्त भी वृत्तखंड है। यहां पर थोड़ा और क्लियर कर लें, अर्धवृत्त भी जो है वो जीवा से ही तो 2 भाग हुए थे, तो अर्धवृत्त जो है वो भी वृत्तखंड है। लेकिन यहाँ दोनों वृत्तखंड कैसे हैं? बराबर हैं। यहाँ लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बड़ा वृत्तखंड और ये हो जाएगा छोटा, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो इसकी परिभाषा ये बनी कि वृत्त की चाप और वृत्त की जीवा के बीच का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त की जीवा और वृत्त के चाप के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अब देखिए अंतर समझिएगा वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में। त्रिज्यखंड अलग है, इसमें वृत्त की जीवा और चाप के बीच का कोण होता है, वृत्त की जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसमें त्रिज्यखंड त्रिज्याओं से बनता है। त्रिज्यखंड किससे बनता है? त्रिज्याओं से। मतलब वृत्त की 2 त्रिज्याएं और चाप के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब आप कहोगे सर उधर वाला भी त्रिज्यखंड है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, उधर वाला भी त्रिज्यखंड है। जैसे ही 2 त्रिज्याओं को हम मिलाएंगे तो 2 त्रिज्यखंड बनेंगे। एक होता है लघु त्रिज्यखंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है ना? तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं लघु त्रिज्यखंड, और दूसरा वाला आप अपने आप समझ जाओ वो दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, यानी वृत्त की त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्याओं, देखो इसके नाम में याद रखो, त्रिज्यखंड लिखा है ना, यानी त्रिज्याओं से जो खंड होगा, 2 त्रिज्याएं मिलाई, त्रिज्याओं से जो खंड होगा वो त्रिज्यखंड। और अगर सीधी सीधी एक लाइन खींच दो, ये त्रिज्याएं तो नहीं है, क्या ये त्रिज्याएं हैं? नहीं, तो ये क्या है? जीवा से जो क्षेत्र बनेगा उसे कहेंगे वृत्तखंड। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर एक बहुत से बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि जैसे अर्धवृत्त हमने खींचा, अब ये वृत्तखंड है या त्रिज्यखंड है? ये जो है ये वृत्तखंड भी है और त्रिज्यखंड भी है, क्योंकि त्रिज्याओं से भी बना है, तो ये त्रिज्यखंड भी है और ये वृत्तखंड भी है, क्योंकि जीवा भी है। ठीक है, ऐसा केवल अर्धवृत्त की स्थिति में होता है, वो त्रिज्याएं भी होती हैं। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपको।